हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो क्लास 9th का पॉलिटी देख रहे थे। चैप्टर नंबर 1 हो गया था। आज हम लोग उसका चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा है आपको चैप्टर नंबर, ये आपको एक्चुअल में क्या है कि चैप्टर नंबर 2 पहले हो गया था, 1 बाद में हुआ था। तो चलिए हम लोग जो जैसा हुआ है उसको वैसे ही आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं आपका डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका यह हो गया आपको क्लास 9th हो गया। और बुक जो हो गया आपका वह CBSE का हो गया। और जो ये NCERT हो गया। और चैप्टर जो हो गया हालांकि है यह 1 चैप्टर, लेकिन हमसे गलती हो गई थी, हमने 2 को पहले लिख दिया था। तो चैप्टर 2 है आपको डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका। ठीक है, और यह जो लेक्चर सीरीज है यह आपको किसको किसको मदद कर सकता है, अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे, तो यह लेक्चर सीरीज आपको मदद कर सकता है आपके जो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हैं, या जो है आपको बोर्ड में कोई भी बोर्ड के हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है तो सारे बोर्ड में काम आएगा। बाकी अगर आप BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको CDS की कर रहे हैं, NDA की कर रहे हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाएंगे वहाँ पे आपकी मदद करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मली शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसको उसमें हिंड्रेंस क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे आपका इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपका इंट्रोडक्शन है अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे मेन बात है कि कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी जो है एक्चुअल में क्या है कि यह मास का डिसीजन है, मतलब कि मास ऑफ द पीपुल का डिसीजन है। ठीक है, तो जब मास ऑफ द पीपुल का डिसीजन है तो सब लोग का डिसीजन एक होना बहुत टफ काम है, इसीलिए कहा जाता है टफ टू अटेन करना इसको। उसके बाद में मास ऑफ द पीपुल एक साथ रूल नहीं करेगा। अगर कम पॉपुलेशन है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा। तो यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम है कि रिप्रेजेंटेटिव का। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव अगर यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ऑनेस्ट है तो बढ़िया बात है। ठीक है, और ऑनेस्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर ऑटोक्रेसी जैसी ही सिचुएशन आ जाती है, या डिक्टेटरशिप जैसी। अच्छा, उसके बाद में दूसरा चीज़ ये है कि आपको देखिएगा मोस्टली जो है सो चूँकि हमारा समाज जो है सो डिवाइडेड है, तो आपको सेम थॉट लाने में बहुत दिक्कत होती है। सेम थॉट को अटेंड करना एक तरह से कहा जाए तो बहुत टफ काम है। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी अपने आप में एक जो है सो टिपिकल डिसीजन है, और यहाँ पे सभी लोग जो है सो उस चीज़ को सहमत तो रहते हैं, लेकिन एक कंसेंसस नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी में अगर हम कहें तो आपको
अनसर्टेनिटी इसलिए रहता है क्योंकि कब सरकार गिर जाए, क्या हो जाए, इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी में एक एक तरह से कहा जाए तो अनसर्टेनिटी रहता है। उसके अलावा दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि जो आपको डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए दो फैक्टर काम करते हैं। आपको अगर यहाँ पे फैक्टर्स की बात किया जाए तो फैक्टर्स इसमें दो हैं, एक आपका एक्सटर्नल हो गया और दूसरा इंटरनल हो गया। ठीक है, तो ये दो फैक्टर जो हैं सो आपको डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि आपको डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हमारे वर्ल्ड में कैसे हो रहा है और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टोरी बताई गई है, तो उन दोनों स्टोरियों को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है टू टेल्स ऑफ द डेमोक्रेसी में, तो टू टेल्स ऑफ द डेमोक्रेसी में यहाँ पे दो देश की चर्चा की गई है। वैसे आपको डेमोक्रेसी में बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा गया तो सबसे पहले यहाँ पे जो चिली की बात की गई है, तो आपको जो चिली की बात की गई है यहाँ पे, तो चिली में चूँकि डिक्टेटरशिप का शासन आ जाता है, जनरली जो है सो मिलिट्री का शासन आ जाता है। तो यहाँ पे 1973 में 1973 में मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप का मतलब ये हुआ कि आपको जो चुना हुआ सरकार है उसको टेक ओवर कर लेता है, आपको मिलिट्री रूल शुरू हो जाता है एक तरह से कहा जाए तो। और एक्चुअल में कहा जाए तो मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री आपको जनरली जो है सो इसका काम सिक्योरिटी का काम रहता है कि देश के जो है सो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और डिफेंस का काम रहता है कि देश को प्रोटेक्शन देगा। और इसका मेन एम नहीं रहता है कि नॉट या रूल करने के लिए नहीं रहता है, लेकिन चूँकि जो लोगों की इच्छाएं जो रहती है ना, जो एक तरह से कहा जाए तो जो जनरल रहता है, मान लीजिए कि जो मिलिट्री का जनरल है वह जो है सो ज़्यादा अगर ओवर विसर है तो वह क्या करता है कि टेक ओवर कर लेता है। और ऐसा केस जो है सो चिल्ली में ही नहीं है, आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। परवेज़ मुशर्रफ का केस म्यांमार में अभी चल रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक तरह से कहा जाए तो खतरा है। तो ऐसा ही एक कूप होता है 1973 में, कहाँ पे, तो चिल्ली में। चिल्ली कहाँ पे है तो आप यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम चिल्ली है, जो कि आपको साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो है सो पावर जो है सो एक तरह से कैप्चर बाय द मिलिट्री रूल शुरू हो जाता है, और गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपुल यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को यहाँ से ओवरथ्रो कर दिया जाता है, निकाल फेंका जाता है, मार दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो चिली का सिचुएशन है, अगर हम यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं कि हमने बोला कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जनरली जो है सो आपको दो फैक्टर काम करता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर है, तो एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर हावी रहता है, और जो मजबूत कंट्री हैं यहाँ पे जैसे एक तरह से कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग नेशन जो है सो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या है कि स्ट्रॉन्ग नेशन में यहाँ पे यूएसए जो है आपको वहाँ के सत्ता से खुश नहीं था, तो उसने जो है सो पैसा दे करके मिलिट्री कूप करवा दिया। तो ऐसा बदनाम किया गया या ऐसा हुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मिलिट्री कूप होगा, अगर मान लीजिए मिलिट्री रूल होगा, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं अप्लाई होता है। पहली बात यहाँ पे यह है कि आपको नो
रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पब्लिक को किल किया जाएगा और उसके बाद में पब्लिक भागने लगता है, माइग्रेट करने लगता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो नो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये जो है सो आपको मिलिट्री रूल में देखने को मिलेगा, आपको लोगों को मारा जाएगा, माइग्रेशन होगा, बैड इकोनॉमिक सिचुएशन होगा और पर्सनल गेन के बारे में बात किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है सो अपने पर्सनल गेन के बारे में बात करते हैं और पब्लिक से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, दिखावा रहता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो चीज़ होती नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा अब यहाँ पे चूँकि ये चीज़ें जो है इसके बाद में आपको रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें हम तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें यहाँ पे ठीक है। तो डेमोक्रेसी में अगर रेस्टोरेशन की बात किया जाएगा यहाँ पे तो अब देखिए ये चिल्ली की ही स्टोरी है। तो यहाँ पे आपको 1988 में रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का मतलब कि पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर इज अ वे टू टेक द पब्लिक ओपिनियन बाय द रेफरेंडम इन 1988 एंड पीपुल डिनाई करती है कि मिलिट्री रूल को यहाँ पे, चूँकि यहाँ के जो राष्ट्रपति या जो जनरल रहता है उसको ये लगता है कि पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है और रेफरेंडम जो है सो आपको यहाँ पे जो है सो पब्लिक जो है सो यहाँ पे मिलिट्री रूल को डिनाई कर देती है कि हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक रूल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी रीस्टोर्ड हो जाता है। ओके, तो देयर इज आपको रेस्टोरेशन या एक तरह से कहा जाए रीस्टोर द डेमोक्रेसी। ओके, तो यहाँ पे आपको बाकी यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे नाम है जो हमारे काम की चीज़ है। एक्चुअल में आपको थॉट को समझना है कि डेमोक्रेसी के पीछे का रीज़न क्या है और यहाँ पे कैसे इनकोर्चमेंट होता है लोगों में, उसके बारे में बात किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा केस है आपका पोलैंड का, तो हम लोग थोड़ा सा उसको भी देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने चिली का देखा। अब पोलैंड जो है सो आपको यूरोपियन कंट्री है। तो चूँकि पोलैंड एक्चुअल में क्या है कि जब कम्युनिस्ट रूल आया था तो यहाँ पे कोल्ड वार के समय की बात है ये सब चीज़ें। तो डेमोक्रेसी इन पोलैंड की बात करें हम अगर, डेमोक्रेसी इन पोलैंड, तो आपको पोलैंड में डेमोक्रेसी का क्या हिसाब किताब है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपको तो यह बात है 1980 का, ठीक है। तो यहाँ पे 1980 में यहाँ पे आपको कम्युनिस्ट रूल था, ठीक है। तो यहाँ पे 1980 में कौन सा रूल है, तो कम्युनिस्ट रूल है और यहाँ पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल कर रहा है वह कर रहा है आपको पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी, ठीक है। तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी कहाँ पे आपको 1980 में कहाँ पे रूल कर रहा है, तो पोलैंड में रूल कर रहा है, ओके। उसके बाद में चूँकि ये लोग क्या थे, तो ये कम्युनिस्ट थे और यह जो है सो ईस्टर्न यूरोप, चूँकि रसिया से ये लोग मोटिवेटेड थे या कहिए कि रसिया के पार्ट थे, ठीक है।
और यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि आपको इसमें आपको कहा गया है कि जो इनका संविधान था उस टाइम पे कि सिंगल पार्टी को यहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है। तो यह डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। सिंगल पार्टी जो है सो अलाउड था और कोई यहाँ पे अपना नया पार्टी नहीं बना सकता। तो यह अगेंस्ट द डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है, जो आज के डेट में रसिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पीपुल जो है सो अब चूंकि एक ही पार्टी है तो पब्लिक, चूंकि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में पब्लिक चूज करती है, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा तब ना चूज करेगी। जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या चूज करेगी। तो यहाँ पे आपको पीपुल नो फ्री टू चूज, तो पब्लिक चूज नहीं कर रही है। कारण क्या है, कारण यहाँ पे यह है कि आपको ड्यू टू सिंगल पार्टी। तो यहाँ पे सिंगल पार्टी होने के कारण जो है सो क्या हो रहा है कि पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही पार्टी है, तुम जी के करो चाहे। जैसे भारत देश में अभी इलेक्शन की बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस है। आज के डेट में आम आदमी पार्टी थोड़ी मोड़ी आ रही है और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो जनरली पब्लिक क्या करती है कि बीजेपी या कांग्रेस में से उसके पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक तरह से कहा जाए तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन है, तो वह एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं हुआ। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जैसे सिंगल ही है तो पब्लिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलता है यहाँ पे, चूंकि कम्युनिस्ट रूल में और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलता है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, पुट इन टू जेल। तो जनरली जो है ये काम होता है, जिसके पास पावर है वही सब कर लेता है। तो यहाँ पे जो है सो अब गवर्नमेंट क्या करती है, उठा के उनको जेल में डाल देती है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करने लगता है उसको। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो आप देख रहे हैं कि आपको, और यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट जो है सो चूंकि कम्युनिस्ट रूल है, तो यह जो है सो आपको यूएसएसआर से जो है सो आपको सोवियत यूनाइटेड सोवियत जो है सो सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है उसके कंट्रोल में काम करती है, उसे कहने से काम करती है। तो 14 अगस्त 1980 को जो है सो वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड ग्रांडस्क स्ट्राइक करता है। तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक शुरू हो जाता है आपको किसके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो है सो आपका स्ट्राइक शुरू हो जाएगा वर्कर के द्वारा कि भाई देखो हमें राइट चाहिए, हमें हमारी अपनी राइट चाहिए है। तो यहाँ पे जो है सो स्ट्राइक शुरू होगा, और स्ट्राइक शुरू होगा तो फिर खेल शुरू होगा। तो यहाँ पे चूंकि दिक्कत क्या है कि इकोनॉमी भी तो इकोनॉमी जो है सो जो फैक्ट्री वगैरह है बड़े बड़े लोगों के हाथ में है, वो कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपको चूंकि पब्लिक चाह रही है कि इसको हमारे हाथ में आ जाए तो हम इसको ऑपरेट करें, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइक होता है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो इस गवर्नमेंट में स्ट्राइक इलीगल है, ओके। तो यहाँ पे स्ट्राइक इलीगल है, पब्लिक स्ट्राइक करेगी तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगा। लेकिन लोग जो है सो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि उनके डिमांड, चूंकि पब्लिक से ऊपर कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे जो है सो लोग अपनी डिमांड के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पे जेल में डालेगी। तो यहाँ डिमांड्स है कि आपको पब्लिक स्ट्राइक क्यों कर रही है यहाँ पे, तो डिमांड क्या है, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो पब्लिक चाह रही है कि हमें जैसे ट्रेड हो, फ्रीडम हो, हमें ट्रेड करने का अधिकार हो, किसी लोगों के हाथ में नहीं हो। उसके बाद में आपको जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको छोड़ा जाए। तो जेल में जिनको आपने डाल दिया है स्ट्राइक की वजह से उनको छोड़ दिया जाए, और उसके बाद में जो है सो प्रेस पर जो रोक लगाया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए। जो प्रेस पे आपने दबाव डाला है या रोक लगाया उसको छोड़ा जाए। तो ये जो है सो पब्लिक की डिमांड है, ओके।
पब्लिक यहाँ पे डिमांड कर रही है कि ये हमें चाहिए है, ये हमारा राइट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट जो है सो साइन करती है 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द पीपुल के साथ में, और 1989 में यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्शन अलाउ हो जाता है। तो यहाँ पे 1989 में इलेक्शन को अलाउ किया जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पे डेमोक्रेसी आती है। तो देखिए आपने दो केस देखा, एक चिल्ली का और दूसरा पोलैंड का देखा। तो डेमोक्रेसी में जो है सो रोल की बात करते हैं तो किसका रोल है भाई, तो पब्लिक का मेन रोल है। पब्लिक अपने अधिकार के लिए लड़ती है, और फिर पब्लिक ही क्या करती है, अपना गवर्नमेंट को चूज करती है या गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन यही गवर्नमेंट जो है सो डिक्टेटरशिप हो जाता है समय के साथ में। तो यहाँ पे जो है सो डेमोक्रेसी का जो यहाँ पे रोल है उसके बारे में हम लोगों ने ये दो केस में चर्चा किया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अब यहाँ पे कि टू फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देयर इज द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये दो फीचर डेमोक्रेसी के क्या हैं, अगर हम इस पे बात करें आपको तो तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा मिलिट्री रूल देखा। तो जो मिलिट्री रूल था यह क्या था, डिक्टेटरशिप था। और अगेंस्ट द विल ऑफ पीपुल था, पब्लिक की इच्छा के खिलाफ में यह जो है सो आपको डेमोक्रेसी था, या डेमोक्रेसी तो था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलिट्री रूल जहाँ पे भी आया मतलब कि आपका रियल फ्रीडम गया। आपकी पर्सनल आज़ादी जो है सो सही मायने में थी वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे चूँकि आपको फ्रीडम ख़त्म हो गया तो आप जो है सो अब नो एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज। आप अपने पॉइंट को रख नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास राइट नहीं है, और रखने की कोशिश करेंगे तो आपको उठा के कहाँ, जेल में बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे चूँकि ये चूज की हुई तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन का अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेशन में चाहे आपको रिच हो या मिडल हो या पुअर हो, ओके, रिच मिडल या पुअर हो, सब लोग जो है सो इक्वल राइट के साथ जीते हैं। लेकिन हम लोगों ने कम्युनिस्ट रूल में क्या देखा कि वहाँ पर आपको बिग इंडस्ट्रीज जो है सो सारे पावर को कैप्चर कर रहे हैं। बिग बिग इंडस्ट्रीज जो है सो क्या कर रहे हैं, आपको पावर को या कहिए कि पूरे इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका यहाँ से जो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन आएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें
चूज बाई पीपुल। तो चूँकि यहाँ पे पब्लिक चूज कर रही है और पीपुल फ्री टू एक्सप्रेस कर सकती है अपने बात को, ठीक है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के तरफ देश जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो ये जो है सो आपको, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होगा। तो ये जो है ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमने बात किया कि 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, तो हम लोगों ने दोनों साइड से देखा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देख रहे हैं अब क्या, तो आपको चेंज मैप ऑफ द डेमोक्रेसी की बात करें आपको, अब यहाँ पे मैप ऑफ द डेमोक्रेसी की बात कीजिएगा तो डेमोक्रेसी की शुरुआत जो है आपको ब्रिटेन से होती है, ओके, और यह जो है सो ओल्डेस्ट है और स्लो ग्रो होता है, धीरे धीरे यह जो है सो ग्रो होता है। तो स्टार्टिंग आपको ब्रिटेन से होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपको जो दूसरी आती है वह यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में आती है डेमोक्रेसी। अब फिर धीरे धीरे जैसे एस्टेब्लिश होता है बाकी सारे जगह पे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको जो कि 1789 में होता है, और इसका आधार रहता है क्या कि रिक्वायर्ड टू मेड ऑल पीपुल इक्वल, सभी लोग इक्वल हों। और यहाँ पे आपको इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात होती है, ठीक है। तो ये जो है सो आपको 1789 में होती है, और यह जो है सो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन वर्ल्ड में माना जाता है डेमोक्रेसी के फील्ड में, क्योंकि इसके आधार पर फिर सब चीज़ें चेंज होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है आपका कि 18 और 19 सेंचुरी में जो है सो डेमोक्रेसी का विस्तार होता है, और यहाँ पे 1776 में यूएसए में आपका जो होता है डेमोक्रेसी 1776 में आता है, और एक बिग चेंज होता है, और यूएसए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है, और वह फोर्स प्रेशर डालेगा ब्रिटेन पे कि बाकी जगह पे जो तुम्हारी कॉलोनी है वहाँ पे तुम जो है सो यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आओ। तो आपको अगर हम 1900 एडी में बात करते हैं आपको, तो 1900 एडी में चूँकि डेमोक्रेसी का विस्तार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत जगह हो रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल में पब्लिक जो है सो स्ट्रगल कर रही है। पीपुल स्ट्रगल किस लिए कर रही है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पे पीपुल चाह रही है कि हमें आपको मिल जाए पॉलिटिकल इक्वालिटी, हमें आप जो है सो पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दें, सभी लोग एक समान हो जाएं, उसके बाद में फ्रीडम मिले, जस्टिस मिले, फ्रीडम हो, जस्टिस हो, आपको दिख रहा है यहाँ से, हाँ ठीक है, फ्रीडम हो, जस्टिस हो, उसके बाद में जो है सो आपको राइट टू वोट हो, ठीक है। ये जो है सो आपको 1900 एडी में ये सब चीज़ों की डिमांड चल रहा है। और
जो आपको राइट टू वोट की बात किया जाए तो पहले इनिशियली जिसके पास प्रॉपर्टी था उसको राइट टू वोट था, वही वोट दे सकता है जिसके पास अपनी संपत्ति हो। जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट टू वोट की आगे बात करें अगर हम, तो यूएसए में 1965 में जो ब्लैक निग्रो थे जिनको जो है सो अफ्रीका से उठा के ले गया वहाँ पे काम कराने के लिए, वो लड़ते हैं और यहाँ पे जो है सो इक्वल राइट उनको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपको 1983 में एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो है सो ओनली नेशन था जहाँ पे यहाँ पे एडल्ट वोटिंग की बात की गई है। ठीक है, तो आपको और एक तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि जो मान लीजिए अपने देश में यूएफ है, मतलब 18 साल के तक के जो हो जाते हैं उनको वोटिंग राइट दे दी जाती है, तो इसको यूएएफ कहा जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाएगा। ठीक है, फिर जो है सो धीरे धीरे वोटिंग राइट मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कि आपका डेमोक्रेसी और कॉलोनिज्म में क्या रिलेशन है, अगर हम इसके बारे में बात करें। डेमोक्रेसी वर्सेस कॉलोनिज्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको चूँकि सेकेंड आपका वर्ल्ड वार के बाद में बहुत सारे नेशन जो है सो एक तरह से कॉलोनी जो है सो फ्री होते हैं और फिर जो है सो डेमोक्रेसी का बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी फास्ट वे में स्प्रेड करता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, 1945 के बाद में। ओके, तो अब यहाँ पे आपको कुछ केस दिया गया है, जैसे आपको 1990 में आपको यूएसएसआर ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पे बहुत सारे नेशन जो है सो फिर जो है सो इंडिपेंडेंट होते हैं और ये लोग जो है सो डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। और मल्टी पार्टी रूल वगैरह लेके आते हैं। तो 1990 के आसपास जो है एक मेजर चेंज होता है, लगभग जो है यहाँ पे 15 रिपब्लिक, आपको टोटल जो है सो 15 रिपब्लिक जो है सो यहाँ पे ओपन अप होते हैं और अपना नया जो है सो देश बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि 1971 में पाकिस्तान जो है सो दो पार्ट में बढ़ जाता है, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश को हम बीडी लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे मिलिट्री कूप हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलिट्री कूप का मतलब मिलिट्री का रूल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तो खैर बर्बाद ही है। बांग्लादेश में आज के डेट में डेमोक्रेसी है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के विस्तार के बारे में पूछ सकता है, एक लंबा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके डेमोक्रेसी का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में बताइए, तो फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और बाकी जो है सो आपको नेक्स्ट जो है आपका म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बराबर लफड़ा बना रहता है।
तो म्यांमार में आपको 1948 में इसको फ्रीडम मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखिएगा चाइना का इन्फ्लुएंस बराबर बना रहता है म्यांमार पे, और 1962 में यहाँ पे कूप हो जाता है फिर से मतलब मिलिट्री कू होता है और मिलिट्री रूल करने लगती है। फिर जो है सो 1990 में आपको इलेक्शन होता है और आन सू की जो है सो उनकी पार्टी जीतती है, लेकिन फिर भी उनको जो है सो इलेक्शन को जो है सो मिलिट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और यहाँ से लगभग इसके कारण चूँकि यहाँ पे पब्लिक का यहाँ पे डेथ होता है और पब्लिक माइग्रेट भी करती है। ओके, तो ये सब जो है सो आपको म्यांमार की इशू है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे देखेंगे कि जो आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या डेमोक्रेटिक काम करती है कि नॉन डेमोक्रेटिक वे में काम करती है, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो जो ग्लोबल लेवल पे जो सिस्टम चल रहा है, अगर उसके बारे में एनालिसिस हम लोग करें तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे यहाँ से तो आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या यूनाइटेड नेशन हो गया, तो ये जो है सो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो आपको एक तरह से कहा जाए तो वर्ल्ड को प्रभावित करती हैं। और ज़्यादा है तो WHO को भी ले सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ले सकते हैं। तो इन संस्थाओं में क्या डेमोक्रेसी काम करती है, अगर इस पर हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर रूप से डेमोक्रेटिक वे में काम ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये जो है जनरली ये संस्थाएं क्या करती है, तो यह आपको तो ये जो देश है उसके लिए रूल बनाती है और यहाँ पे सेट द लिमिट ऑफ नेशन, और देश के लिए जो लिमिट्स है उसको यह सेट करती है। अब दिक्कत यहाँ पे यह है कि यह खुद ही डेमोक्रेटिक नहीं है, तो दूसरे के बारे में कैसे डेमोक्रेटिक वे में सोच सकती है, तो यहाँ पे यह दिक्कत है। अब हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक एक करके यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है सो आपको यूनाइटेड नेशन है यहाँ पे। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन एक तरह से कहा जाए तो जो देश हैं उसके लिए रूल्स बनाता है और मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है सो ये सारे काम करने की कोशिश करता है। तो हम लोग इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं। एक है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
ओके, जिसको हम लोग सिंपल फॉर्म में UNGA बोलते हैं। और यहाँ पे कहता है कि आपका 1 नेशन 1 वोट है। ओके, 1 नेशन 1 वोट है। और इसमें जो दूसरा पार्ट है वह है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 जो है आपका परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है सो नॉन परमानेंट हैं। और इसका काम क्या है, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन वर्ल्ड या नेशन के लिए। तो आपका यहाँ पे देखिए कि ये 5 परमानेंट मेंबर जो हैं इनके पास में वीटो पावर है। मतलब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, अगर कोई सहमति इसमें पांचों में नहीं होगी तो वह जो है सो अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई। और यहाँ पे ये जो 5 मेंबर हैं इसमें USA आता है, UK आता है, फ्रांस आता है, रसिया आता है और यहाँ पे चाइना आता है। ये फ्रांस है या जर्मनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है। मेरे हिसाब से फ्रांस ही है क्योंकि जर्मनी बाद में आया था। तो यहाँ पे आपको ये 5 मेंबर के पास भी ये सारे के सारे पावर दिए गए हैं, जो कि सही नहीं है। ये तो खुद ही अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो एक ब्लेमिंग है कि भाई देखो, जो आप खुद ही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो और आप खुद ही जो है सो अनडेमोक्रेटिक मैनर में एस्टेब्लिश्ड हो, तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि तो जब यहाँ पे दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो डिसीजन की अगर हम बात करें तो डिसीजन में आप देखिएगा जनरली क्या चीज़ कि जो UNGA है यह आपको रेगुलर मीट करती है, रेगुलर मीटिंग करती है और यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कहा जाए, तो ये डिसीजन जो है सो कंट्री के फेवर में रहते हैं। और यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट, इसका जो हेड होगा उसको प्रेसिडेंट कहा जाएगा। और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है इसका जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सेक्रेटरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये खुद ही जो है सो डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि जो है सो आपको ये लोग, ये भी आपको डेमोक्रेसी के लिए ही काम करते हैं, लेकिन उतने चूंकि ये खुद ही अनडेमोक्रेटिक वे में सेटअप है तो थोड़ा सा इस पर डाउट लगता है। उसके बाद में UNSC के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ही लिया है। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह क्या करता है कि आपको वर्ल्ड का बिगेस्ट मनी लेंडर है, मतलब उधार देता है कंट्रियों को कि भाई आपको पैसे की ज़रूरत है तो हम आपको उधार दे रहे हैं। ये IMF का काम है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि
जो वोटिंग राइट है वह इक्वल नहीं है। जो इसमें देश हैं उनकी वोटिंग राइट इक्वल नहीं है। और वोटिंग राइट जो है आपने कितना पैसा उसमें जमा किया है उसके आधार पे आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। अब यहाँ पे 52% जो वोटिंग पावर है वह 10 रिच नेशन के पास में है। तो यहाँ पे आपको जो 52% जो वोटिंग पावर है वह कितने लोगों के हाथ में है, 10 कंट्री के हाथ में है। और बाकी जो है 48% बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से कहा जाए तो यह भी एक अनडेमोक्रेटिक वे में एक तरह से बनाया गया है इसको भी। तो इसका डिसीजन भी अनडेमोक्रेटिक ही होगा। तो यहाँ पे चूंकि देश से मतलब नहीं है, वो कोई भी कंट्री डिसीजन आपके फेवर में लेगा तो उसका कुछ फ़ायदा होगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक का जो है अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, तो जो आपका वर्ल्ड बैंक का अरेंजमेंट की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे तो वर्ल्ड बैंक जो है आपका सिमिलर वोटिंग पावर है वर्ल्ड बैंक का। और एक तरह से कहा जाए तो नो इक्वल वोटिंग राइट, यहाँ पे भी वही हालत है। ठीक है, यह भी जैसे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, चूंकि इसको बनाया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्री को बनाने के लिए, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश हो गए तो अब अफ्रीका और एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में यह काम करता है। जो गरीब देश है उसके लिए काम करता है, साउथ अमेरिका में भी यह काम करता है। तो यहाँ पे भी वही हालत है। तो यहाँ पे आपको जो प्रेसिडेंट होगा इसका प्रेसिडेंट हमेशा जो है सो यूएसए का सिटीजन ही होना चाहिए। तो यह कहाँ से डेमोक्रेसी हुआ, इसमें है ही नहीं डेमोक्रेसी। उसके बाद में चूंकि यह जो है सो इसका ट्रेजरी जो है सो यूएसए ही खुद मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है सो एक तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे सिस्टम को। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो ग्लोबल लेवल पे जो रिच कंट्री है उनके पास इसमें ज़्यादा पावर है। तो अब हम लोग लास्ट बात करेंगे डेमोक्रेसी प्रमोशन की। डेमोक्रेसी का प्रमोशन कैसे किया जाए अगर उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे तो आपको जो रिच नेशन है अब प्लस बिग नेशन है, ये लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं जबकि हम चाह नहीं रहे हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो और आप बाहर से धकेलेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो ऐसे ही कंडीशन आपने अभी अफगानिस्तान में देखा था। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको तो जो ये तरीका अपनाते हैं प्रमोशन के लिए वह जो है आपको नॉन डेमोक्रेटिक होगा। नॉन डेमोक्रेटिक क्यों होगा, क्योंकि यह जो है आपको मिलिट्री के थ्रू करेंगे।
और यह जो है सो कभी राइट हो ही नहीं सकता है। तो यह जो है सो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि आपको ऐसे इराक में देखने को मिला, उसके बाद में अफ़गानिस्तान में, और यह जो है सो फेल हुआ। तो आप डेमोक्रेसी का प्रमोशन वहाँ के लोग चाहेंगे तो हो सकता है। और यहाँ पे आपको सद्दाम हुसैन और दुनिया भर के राइट टू के बारे में बात किया गया है। लेकिन अगर हम कहें तो इराक में चूँकि यूएसए और ब्रिटेन और जो वेस्टर्न कंट्री है, ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें चले। जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, आपको डेमोक्रेसी के नाम पे उल्टा-सीधा काम करते हैं और वहाँ से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सद्दाम हुसैन के बारे में, कि वो जब बना था तो 1932 के आसपास, तो उसने जो है सो वहाँ पे महिलाओं के राइट है वो अच्छा काम किया। बाद में वो भी जो है सो ऑटोक्रेसी में बदल गया। तो चूँकि यूएसए और पूरे ग्रुप ने अटैक किया उसके ऊपर, तो जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का कहना था, जो आपको सिक्योरिटी काउंसिल का हेड थे, कि भाई यह अनडेमोक्रेटिक वे में था और सही नहीं था, ठीक है? तो इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।